प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों सहित विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बातचीत। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट 4% पर बरकरार। जीडीपी 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। राज्य में कोरोना के 223 एक्टिव केस शेष, 28 नए मरीज मिले। इतने ही हुए स्वस्थ। संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। और भारतीय महिला हॉकी टीम का कांस्य पदक जीतने का सपना टूटा। ग्रेट ब्रिटेन से पराजित रेसलर बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंचे। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अरविंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान हासिल किया जा सकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के हितधारकों सहित विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। यह बातचीत प्रधानमंत्री के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने और भारत में विश्व के लिए उत्पादन करने के आह्वान के तहत आयोजित की गई है। लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक स्पष्ट आह्वान को चिन्हित करेगा। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और उच्च श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात में रोजगार सृजन की एक बड़ी क्षमता है, जिसका विनिर्माण क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बातचीत का उद्देश्य भारत के निर्यात और वैश्विक व्यापार में इसके हिस्से का लाभ उठाने और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए निर्यात क्षमता का विस्तार करने और स्थानीय क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सभी हितधारकों को सक्रिय करना भी इसका मकसद है। बातचीत के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। बातचीत में 20 से अधिक विभागों के सचिवों, राज्य सरकार के अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषदों और वाणिज्य मंडलों के सदस्यों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिलने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खाद्य विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक गहन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न रहे। राज्य में कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जाएगा। PMGKY कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 4,83,00,000 लाभार्थी 25,000 उचित दर दुकान के माध्यम से निःशुल्क राशन ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने जीडीपी 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। नीति समिति ने बुधवार से समीक्षा बैठक शुरू कर दी थी। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस। संसद के मानसून सत्र में आज भी कई विधायी कार्य निपटाए गए। लोकसभा में आज काराधन विधि संशोधन विधेयक पारित हो गया। सदन में आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी को भी याद किया गया। आज जापान के नगर
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 76 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके कारण दोनों शहरों में हजारों लोग मारे गए थे तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम की विनाशकारी ताकत से परिचय कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को नष्ट करने तथा विश्व में शांति और भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु एक साथ मिलकर काम करने के अपने संकल्प को सुदृढ़ करें। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा टीवी पर बातचीत में प्रश्नकाल के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल देश के विकास को गति प्रदान करने वाला होता है तथा यह संसदीय प्रणाली का अहम हिस्सा भी है। था पूरे कोल इंडिया का था। हमने जो सप्लीमेंट्री पूछा, हाँ हमने रांची लोकसभा के तहत पूछा, किंतु यह उस कोयला के क्षेत्र में भी लागू होता है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रश्न लगते हैं प्रश्नकाल में ये पूरे 135 करोड़ जनता के अधिकार का क्षेत्र का लगता है। हर 135 करोड़ की जनता का यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है। ये मंत्रालय है, मंत्रालय हम प्रश्न पूछते हैं, तो यह प्रश्नकाल देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकलाज से चलाने के लिए यह प्रश्नकाल एक बहुत मान लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है 1 घंटा प्रश्नकाल। इसमें सभी मंत्रालयों और जितने भी हमारे 543 सदस्य हैं उनका अधिकार है और वो अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने राज्य का प्रश्न मंत्रालय से पूछते हैं और मंत्रालय जो बोलता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक रिकॉर्ड होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 44,643 नए मामले सामने आए, जबकि 41,096 मरीज ठीक भी हुए। 40,726 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। अब देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,11,076 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.37% पर बना हुआ है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.58% है, जो 5% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र 28 मरीज मिले, जबकि कितने ही लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 223 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि 98.45% रिकवरी रेट है। कई महीनों के बाद आखिरकार झारखंड में आज से स्कूल खुल ही गए। गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। विद्यालय में छात्रों को आने के लिए अभिभावक की मंजूरी जरूरी है। देवघर में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। गार्जियन का सहमति पत्र लेकर के बच्चों को आना है, जो बच्चे लेकर के आ रहे हैं, और उसी अनुसार हम लोग चक्रव्यूह तैयार करके जो गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा आज से आरंभ करने जा रहे हैं। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। देश ने कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ 53 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 49 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 57,97,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
इधर राज्य में भी कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न जिलों में निर्धारित टीका केंद्रों पर लोग कतारबद्ध होकर कोरोना का टीका ले रहे हैं। रांची में आज 14 स्थानों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कोवैक्सीन की 3020 टीके जबकि कोविशील्ड के 30 डोज उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुए कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडिल ने बताया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 3 से 9 सितंबर तक आहूत किए जाने के औपबंधिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पंचम झारखंड विधानसभा का षष्ठम मानसून सत्र 3/9/21 से 9/9/21 तक आहूत किए जाने संबंधी कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। यह संशोधन 5 संचालन नियमावली में और साथ ही साथ 3 जो नियुक्ति नियमावली बताए गए उन सभी में यह संशोधन किया गया है और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्थान पर जो परीक्षा का स्वरूप है यह पूर्व से ही मैट्रिक और इंटर के स्तर के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया था कि सिर्फ गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदा पंचायत में झमरिया नदी में डूबने से एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों सुबह में बांध पार कर रहे थे। इसी क्रम में पैर फिसल जाने के कारण वे गहरे पानी में डूब गए। दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। उसके बाद जो है ठाकुरगंगटी के प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद आए, प्लॉट पर भी गए, उनके माध्यम से लाश को निकाला भी गया और उनके द्वारा परिजनों को पूछने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है उन लोगों ने इनकार किया कि हम लोग अपनी रीति रिवाज से अपने ही गांव में अपने ही सरजमीनी पर उनका दफन करेंगे। पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 चोरों को धर दबोचा है। इनके पास से चोरी के 4 मोटर पंप की बरामदगी हुई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर अपनी कार्यक्षमता का भी परिचय दिया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवघर में पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 27 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड और 15 एटीएम कार्ड समेत कई चीजों की बरामदगी हुई है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि करो थाना अंतर्गत दिगवार, पतराढ़ा ओपी अंतर्गत करैया, पत्रोल थाना अंतर्गत कराया टांड और कुंडा थाना अंतर्गत गौरीपुर तेतरिया बांधडी से कुल 15 साइबर अपराधियों को हम लोग ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 27 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 15, पासबुक 4, चेकबुक 4 और लैपटॉप 1 बरामद हुआ है। टोक्यो ओलंपिक की महिला हॉकी स्पर्धा में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने का सपना टूट गया। तीसरे स्थान के लिए हुए संघर्षपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया ग्रेट ब्रिटेन से पराजित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में संघर्षपूर्ण मुकाबले के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिला हॉकी में हम भले ही पदक से चूक गए, लेकिन इस टीम में नया भारत नजर आता है। महिला हॉकी में बेहद करीब आकर मेडल से चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नए रास्ते खोले। सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी ये सफलता भारत की बेटियों को हॉकी को आगे ले जाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस टीम पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के द्वारा शानदार प्रदर्शन से देशवासी फूले नहीं समा रहे हैं। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला ने रेसलर रवि कुमार दहिया को रजत पदक जीतने के लिए बधाई दी तथा उनके प्रदर्शन की सराहना की।
किलो की कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में भारत का ये 5वां पदक है। 23 वर्ष श्री रवि कुमार दहिया ने ये उपलब्धि अपने पहले ही ओलंपिक खेलों में हासिल की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री रवि कुमार को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए खेले गए महिला हॉकी के मुकाबले को सिमडेगा में भी लोगों ने काफी उत्सुकता के साथ देखा और अपनी बेटियों के प्रदर्शन की सराहना भी की। इनको आज तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में पराजय का हाथ धोना पड़ा और पदक से दूर हो गई, लेकिन इससे हमें बहुत दुखित तो हैं, लेकिन निराश नहीं है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने जरूर मैच नहीं जीता है, लेकिन समस्त हिंदुस्तान का, विश्व के सभी खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह प्रदर्शन किया है, जो पूरे भारत में महिला हॉकी के लिए संचार पैदा करेगी। इधर निकी प्रधान के खूंटी स्थित गांव हेसेल गांव में भी इस मुकाबले को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और सबों ने एक साथ बैठकर तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच का लुत्फ उठाया। खूंटी जिले के हेसेल गांव में खेल प्रतिभाओं की भरमार है और अब तक गांव से 16 खिलाड़ी खेल को अपना करियर बना चुके हैं। इस गांव में अब खेल मैदान बनाने की भी पहल शुरू हो गई है। खूंटी जिले के हेसेल गांव से अब तक 16 खिलाड़ी खेल को अपना करियर बना चुके हैं, जबकि 11 खिलाड़ी खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सोमा प्रधान और जीतन देवी की बेटी निकी प्रधान भी इसी गांव से आती हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इस गांव में खेल मैदान की कमी है, जिसके लिए पहल हुई है। मुरहू बीडीओ ने बताया कि गांव में 50 डिसमिल गैर मजरूआ सरकारी जमीन चिन्हित की जा रही है। ग्राउंड की बात है, बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर ग्राउंड की कमी है। तो मैं एक बगल में एक स्कूल है, वहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड है और बगल अगल में ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है। अगर कहीं पर ऐसा होगा तो जल्दी ही जो है इस पर जो है प्रशासन का ध्यान है, एक जो है खेल मैदान का, क्योंकि यहाँ से 11 खिलाड़ी जो है ऑलरेडी नौकरी पा चुकी हैं और यहाँ से 16 खिलाड़ी जो है हॉकी खेल चुकी हैं और इनके माता पिता देने के लिए 50 डिसमिल ज़मीन अभी चिन्हित किया जा रहा है। उस पर जो है कोई ऐसा निर्देश नहीं, लेकिन उसको चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए कोच की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाएं भी बहाल की जाएंगी। ग्रामीणों के सहयोग से गांव के लिए आवश्यक सुविधाओं समेत बिजली आपूर्ति भी दुरुस्त की जाएगी। जो भी चीज जो कि ये नियमानुसार है, जो भी चीज़ होगा वो हर चीज़ यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा कि बिजली की सुविधा हो, यहाँ के बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो, जो कोच के लिए जो व्यवस्था किया जाए, जो भी है लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, और ग्रामीणों को जिस चीज़ की जरूरत होगी उसकी व्यवस्था करवाई जाए। सीमित संसाधन के बावजूद खेल प्रतिभाओं की बदौलत खूंटी जिले का हेसेल गांव आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियां बटोर रहा है। प्रशासन के द्वारा इस गांव के विकास पर अब फोकस भी किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से खेल प्रतिभाओं को निखारने में संबल प्रदान करेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। 65 किलोग्राम भार वर्ग के कुश्ती स्पर्धा में ईरानी पहलवान को पछाड़ते हुए बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। रांची की 3 बहनों ने कुश्तीबाजी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। बेहद गरीबी में पली बड़ी इन पहलवान बहनों का इरादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीतने का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बहनों गीता और बबीता फोगाट को तो आप बखूबी जानते होंगे। शुरुआती दौर में उनके संघर्ष की कहानी से भी आप परिचित होंगे। उन पर तो फिल्म भी बन चुकी है। आज हम आपको रांची की जिन 3 पहलवान बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कहानी भी कम साहस और संघर्ष से भरी नहीं है। बेहद गरीब परिवार में जन्मी और पली बढ़ी इन बहनों ने
लाख मुश्किलों के बावजूद अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इनमें से 2 बड़ी बहनें 2012 से लगातार न सिर्फ स्टेट चैंपियन रही हैं, बल्कि दोनों ने राष्ट्रीय कुश्तीबाजी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं सबसे छोटी बहन जूही का खेलो इंडिया में चयन हो चुका है। मैंने 2013 में सब जूनियर तमिलनाडु में सिल्वर मेडल लेके आया और मैंने लखनऊ में इंडिया कैंप में सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद 2015 में मधु ने भी 15 में सिल्वर मेडल सब जूनियर में लेके आया और उसने भी इंडिया कैंप अटेंड किया है। यही नहीं, बड़ी 2 बहनों राखी और मधु को झारखंड केशरी कुमारी के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। मधु आजकल रांची के खेलगांव में बतौर प्रशिक्षक राज्य के भावी पहलवानों को कुश्ती के गुर और पैंतरे सिखा रही हैं। इनकी तमन्ना एक बार ओलंपिक खेलने और अपने हुनर से देश के लिए मेडल जीतने की है। मैं अभी जैसे स्टेट में टेम्पररी हेल्पर कोच हूँ, तो वहाँ मुझे मंथली 15,000 मिल रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपना ट्रेनिंग छोड़ के वहाँ तो दूसरों को ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो ऐसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। इनके पिता महावीर फोगाट तो नहीं, लेकिन इनकी माता पिता के अरमान इनसे कमतर नहीं हैं। मेहनत मजदूरी से गुजारा करते हुए भी इन्होंने कभी बेटियों के सपने को मरने नहीं दिया। भोला सर ले गए इन लोग को खेलने के लिए, तो 2 साल के बाद मेरे बेटी लोग अच्छे से मेडल देने लगी। तो वही सोचते हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग खाना पीना भी ठीक से नहीं खिलाते हैं, वही दाल भात जो बनता है वही खिलाते हैं। सरकार जो उम्मीद करके गया था उसी का हम लोग बहुत ही कर रहे हैं, आसरा कर रहे हैं। कहते हैं कि आग में तपकर ही सोने में निखार आता है। मुश्किल हालातों में भी अपनी अटूट मेहनत के बल पर इन बहनों ने जो मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। जरूरत है इन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराने की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देश का नाम रोशन कर सकें। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, जिसे नटराज की नगरी भी कहा जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ के कलाकार। कलाकारों से भरा पूरा है नटराज नगरी देवघर, जहाँ के कलाकारों ने जिला, प्रदेश और देश स्तर पर अपना परचम लहराया है। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इस नटराज की नगरी में एक भी कला दीर्घा नहीं है, जहाँ पर कलाकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सकें। ये हैं देवघर विनायक कला दीर्घा स्थापित करने वाले मार्कंडेय जजवाड़े, जिन्होंने अपना निजी हित त्याग कर कला की दुनिया को अपना लिया है, ताकि बाबा नगरी देवघर समेत पूरे संथाल परगना में कलाकारों को सम्मान दिया। यहाँ के सारे कलाकार बहुत दिनों से परेशान थे और कुंठित हो रहे थे, जो कोई कला दीर्घा देवघर में नहीं है। यहाँ तक कि संथाल परगना में भी कोई कला दीर्घा नहीं है जिससे लोग अपनी कला को प्रस्तुत कर सकें। तो अंततः मैंने बिलासी के निवासी स्थान, अपने निजी स्थान पे एक 800 स्क्वायर फीट का एक कला दीर्घा का निर्माण किया अपने बाबूजी के नाम पर, इसलिए जो कि यहाँ के जितने भी कलाकार हैं उन लोग की कलाकृति यहाँ प्रस्तुत हो सके। विनायक कला दीर्घा में कलाकार निशुल्क प्रदर्शनी लगा सकते हैं, जिसका असर ये हुआ है कि 100 से ज्यादा पेंटिंग्स यहाँ सज चुकी हैं, ताकि कदरदान अपनी मनपसंद पेंटिंग खरीद सकें और कलाकारों की हौसला अफजाई कर सकें। हालांकि देवघर के कलाकारों का मानना है कि सरकारी उदासीनता के बावजूद विनायक कला दीर्घा ने कलाकारों का सम्मान करने के लिए एक नजीर पेश की है। कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ कलाकार आके अपने चित्रों को लगा सकते हैं, अपनी कलाकृतियों को लगा सकते हैं। और दूसरा है कि हम इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को भी निवेदन हम यहाँ करना चाहेंगे कि चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चला, कलाकारों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, तो वैसे लोगों से निवेदन भी होगा कि आप इस जगह आइए और खास करके चित्रों को यहाँ से खरीदिए। ऐसे में जरूरत है विनायक कला दीर्घा जैसी संस्थाओं को तराशने के लिए सरकारी मदद और प्रोत्साहन की, ताकि संथाल परगना की धरती कलाकारों से सूनी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।
जैविक खेती के जरिए कोडरमा में न सिर्फ जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने का प्रयास जारी है, बल्कि जैविक पद्धति से खेती कर किसान आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रहे हैं। ये है कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सरदा रोडी गांव के किसान सेवा साव। 2009 से सेवा साव खेती बाड़ी और कृषि कार्य से जुड़े हैं। जब से इन्होंने अपने बंजर भूमि पर कृषि कार्य शुरू किया है, तब से जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इन 11 सालों में इन्होंने कभी अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल नहीं किया। खाद देने से क्या होता है, यूरिया डीएपी देने से बना उसका जो है जमीन का ताकतें खत्म हो जाता है। खेत में खाद नहीं डालते, जो भी करता रासायनिक खाद मैंने गोबर बाजार से लाते हैं, उसको सड़ाते हैं, गोबर देते हैं। सेवा साव की तरह चंदवारा प्रखंड के दूसरे किसान भी जैविक पद्धति से कृषि कार्य में जुटे हैं। जैविक खाद से उपजाई गई सब्जियों की बाजार में कीमत मिलती है, साथ ही इन सब्जियों के इस्तेमाल से इंसानी शरीर भी बीमारी से दूर रहता है। ऑर्गेनिक खेती से ये फायदा है कि बीमारी कम है, शरीर में भी शुगर, टीबी, जो भी अब जो नया नया बीमारी तैयार हो रहा है, ये खाद से ही हो रहा है। और जैविक से हम लोग बढ़िया, भी हम लोग पूरा परिवार सुखी रह रहे हैं। चंदवारा प्रखंड के उद्यान मित्र और किसान अजय साव ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती से कई तरह के फायदे होते हैं। कम लागत पर बेहतर उपज के साथ बाजार में उपज की बेहतर कीमत भी मिलती है। जो फर्टिलाइजर से खेती करते हुए जमीन बंजर होते जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती करना बहुत जरूरी है। उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका आने वाला जनरेशन भी बढ़िया होगा और ऑर्गेनिक खेती में आपको रोग बहुत कम आएगा शरीर में भी, और जो खेती है उसमें भी बहुत कम रोग आता है। तो हम लोग बेहतर समझते हैं कि अगर कम लागत में कोई चीज है तो ऑर्गेनिक खेती है। खाद युक्त सब्जियों के इस्तेमाल से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि लोग ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करें। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों सहित विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ आज करेंगे बातचीत। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट 4% पर बरकरार। जीडीपी 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। राज्य में कोरोना के 223 एक्टिव केस, शेष 28 नए मरीज मिले, इतने ही हुए स्वस्थ। संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। और भारतीय महिला हॉकी टीम का कांस्य पदक जीतने का सपना टूटा। ग्रेट ब्रिटेन से पराजित रेसलर बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंचे। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड।